बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। पहले कलात में कौमी शाहराह पर एक खातून ने ख़ुदकुश हमला किया और उसके बाद कल बन्नू में ख़ुदकुश हमलावर जो हैं उन्होंने कैंट के इलाके पे हमला किया, लेकिन ये तमाम हमले जो हैं इनको नाकाम बना दिया गया। तो एक तरफ पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हमले हैं उनकी एक नई लहर शुरू हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द जिसका ताल्लुक दाइश के साथ था उसकी गिरफ्तारी में अमरीका की मदद की है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. तो डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अब ये जो आदमी गिरफ़्तार हुआ है इसका नाम शरीफुल्लाह है, ये अफ़गान शहरी है, इसको पाक अफ़गान सरहदी इलाके से गिरफ़्तार किया गया है। अमेरिका की तरफ से जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इदारों के साथ शेयर की गई तो इसको गिरफ़्तार किया गया। ये जो शरीफुल्लाह है ये 2021 में इसने काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था उसमें 13 अमेरिकी फ़ौजियों को इसने हलाक किया था, और 2016 में ये दाइश में यानी कि इस्लामिक स्टेट में ये आदमी जो है इसने शमूलियत अख्तियार की थी, और उसके बाद ये सितंबर 2019 में ये काबुल जेल तोड़ के भाग गया, और उसके बाद इसने जो 15 अगस्त 2021 का जो दहशतगर्दी का वाक़या उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में सबूत मिले हैं। तो ये पाकिस्तान और अमेरिका की जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोऑपरेशन है उसके नतीजे में इसको अमेरिका भिजवाया जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है इससे बहुत से सवालात जुड़े हुए हैं, और भी कुछ मामलात हैं जिस पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया के जवाब में उन्होंने कहा है कि वी थैंक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान रोल एंड सपोर्ट इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स अक्रॉस द रीजन। और फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे पाकिस्तान के 80,000 फौजी और शहरी जो हैं वो इस जंग में शहीद हुए हैं। ये आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना है इसकी कितनी अहमियत है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने ट्वीट में दो अहम इश्यूज को उजागर किया। एक तो ये कि वी विल कंटिन्यू टू पार्टनर क्लोजली विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन सिक्योरिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी इलाकाई अमन के लिए, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए हम अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो काम करते रहेंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमने जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने ISKP का एक ये टॉप ऑपरेशनल कमांडर है शरीफुल्लाह, जो कि एक अफगान शहरी है और मुतअद्दिद दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस था। वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी के साथ पाक अफगान बॉर्डर रीजन से जो है वो उसकी एप्रीहेंशन की। तो मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी की जंग ये एक कॉमन मसला है, और ये अब ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का एक कॉमन मसला है, क्योंकि दहशतगर्द का ना रंग होती है, ना नस्ल, ना मजहब, ना कोई उसका दीन ईमान होता है, और वो इंसानियत भी उसको तस्लीम वो नहीं करता। और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं ये फितना अल ख्वारिज एक ऐसा फितना है जो अमन और सलामती को तबाह करना चाहता है। तो पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, 80,000 हमारे जो लोग शहीद हुए जिसमें फ़ौजी, पुलिस, रेंजर्स, सिविलियंस शामिल हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की उस एफर्ट की आज पजीराई हुई कि पाकिस्तान भी इसमें एक विक्टिम है। और मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको ये बताऊं कि आज जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, तो देखिए इस एप्रीहेंशन से लाखों जानें बचेंगी। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और इस तरह के लोग जो इलाकाई अमन तबाह करने में बिल्कुल पेश हैं, इनका जब तक कला कमा नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ कि रीजनल पीस स्टेबिलिटी जो है वो अटेन नहीं हो सकेगी। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की शुक्रिया के जवाब में इज़हार तशक्कुर किया और इस अज़म का इजहार किया है कि दहशतगर्दी की जंग में हम चैन से नहीं बैठेंगे और दहशतगर्दी के नासूर को बिल्कुल जड़ से उखाड़ेंगे।
और देखिए कल जो बन्नू में भी हुआ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी फौज ने जो कुर्बानी दी है और जिस तरीके से उन टेररिस्ट को एप्रीहेंड किया है, मैं समझता हूं लायक तहसीन है। अच्छा, तारड़ साहब, जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने जो बन्नू का वाक़या है उस पर उसकी उन्होंने भी मजम्मत किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ और भी कहा। जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। हमने TOR भेजे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट को, हम कब से हुकूमत आई है बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ बैठ के बातचीत की जाए। उसके ऊपर इनको इतनी की परवाह नहीं आ रही है और हालात दिन दिन ख़राब हो रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि हमारा जो एज ए प्रोविंस हमने एक इनको सजेशन दी है कि हम वहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं इस बारे में, तो उसके ऊपर इसको सीरियस लें, क्योंकि आज तो हमारे सूबे में है लेकिन ये चीज़ आगे फैल सकती है। जी अताउल्लाह तारड़ साहब, अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं जी कि ये जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी है इसको रोकने के लिए हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत शुरू करे। आपके ख्याल में उनके मुतालबे में कोई वजन है? देखिए, हम ये समझते हैं कि दहशत गर्दी की जो जंग है, दहशत गर्दी के खिलाफ जो एक कौम का अज़म है, वो उसका मकसद ये है कि दहशत गर्दी का खात्मा हो। और दहशत गर्दी का खात्मा तभी मुमकिन है कि जब हम यक ज़बान होकर दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से, इस नासूर को ख़त्म करने के हवाले से मिल के एफर्ट करें। गंडापुर साहब को चाहिए कि वो फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन छोड़ें दफ्तर खारजा पे और नायब वजीर आजम पे, और वो ये फोकस करें कि मैंने पेशावर में सेफ सिटी कैमरास कैसे लगाने हैं, और वो ये देखें कि मैंने KP के सूबे में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए क्या करना है। क्या मैंने पेशावर में सेफ सिटी कैमरास इंस्टॉल कर दिए जिस तरह लाहौर में और दीगर जगहों पे इंस्टॉल हुए? क्या मैंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट एस्टैब्लिश कर लिया? क्या मैंने बाकी जो इक़दाम करने थे दहशत गर्दी के खात्मे के लिए, क्या मैंने बतौर वज़ीर आला वो कर लिए? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अपना काम हम करते नहीं हैं और दूसरे को कामों में मुदाखलत भी करते हैं और उन्हें बताते हैं कि बेहतर कैसे करना है। तो बेहतर होगा कि बतौर वज़ीर आला जो मैंडेट है उसमें रहते हुए वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पे, काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग्स पे और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे फोकस करें और अपने शहरियों को महफूज बनाएं, ना कि खारजा पॉलिसी के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को तजावीज़ दें। अच्छा, ये अब जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ताउन शुरू हुआ है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्नॉलेजमेंट भी किया है, तो क्या आप समझते हैं कि ये इस मौके का फ़ायदा उठा के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी अमेरिकी हुकूमत के साथ उठाया जाना चाहिए? देखिए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे पहले ही एक कोर्ट के ऑर्डर के नतीजे में एक, आपको याद होगा कि एक वज़ीर आज़म साहब ने लेटर लिखा था और लेटर लिखने के साथ साथ एक वफ्द के हवाले से भी मुकम्मल तौर पे हुकूमत ने जो है उसकी कॉम्पोजिशन की थी। तो इस पे ऑलरेडी काफ़ी हुकूमत काम कर रही है और हम कॉज के साथ कमिटेड भी हैं और हम समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब का आखिरी लेटर है और जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उस पे ना सिर्फ आगे पेशरफ्त होनी चाहिए, बल्कि जो गवर्नमेंट ने उस लेटर के अंदर सारे मामलात को डिस्कस किया, मैं समझता हूँ कि वो ऑल इनकम्पसिंग था, उसमें हर चीज़ शामिल की गई। अच्छा अताउल्लाह तारड़ साहब, कल हमारे प्रोग्राम में सेनेटर फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने कुछ बातें की हैं। इससे पहले वो जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरीटाइम है उसमें भी उन्होंने एक स्कैंडल के हवाले से गुफ्तगू की। तो आपके पास तफसीलात तो मौजूद होंगी, लेकिन ज़रा मैं एक उनका क्लिप चला देता हूँ ताकि आपसे फिर जवाब ले सकूँ। आपके ख्याल में जो मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं कैसर शेख साहब, वो इसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं हैं? अगर वो इन्वॉल्व नहीं भी हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो है ना, वजीर तो वही है ना, मुजरमाना गफलत तो है ना सर। ये अगर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स में जुलाई 2024 में करप्शन हुई है, क्या वजीर जिम्मेदार है या नहीं है? आप कह रहे हैं मुजरमाना जिम्मेदार है सर, पूरी हुकूमत जिम्मेदार है, पूरी हुकूमत जिम्मेदार। तो कार्रवाई होनी चाहिए ना? नहीं, सिर्फ कार्रवाई भी नहीं होगी। मैं अपॉइंटमेंट्स के कागजात है मेरे पास सर, कि अपॉइंटमेंट्स जिस तरीके से की जा रही है, इलीगल अपॉइंटमेंट्स इन पोर्ट कासिम अथॉरिटी, द एंटायर मैरीटाइम शिपिंग। जी अताउल्लाह तारड़ साहब, आप हुकूमत के तर्जुमान हैं, कुछ आप इसको रिस्पॉन्ड बैक करना पसंद करेंगे? सर बहुत शुक्रिया, आप अवामी इशूज़ को बड़े अच्छे तरीके से उजागर करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि फैसल वाडा साहब इस अमर का भी जिक्र कर देते कि जिस चेयरमैन के ज़माने में ये अलेज कर रहे हैं कि इतनी बड़ी रॉन्ग डूइंग हुई है, वो 2019 को उस कैबिनेट ने लगाया था जिसमें फैसल वाडा साहब ने इसकी खुद मंजूरी दी थी। आप हैरान होंगे कि यानी फैसल वाडा साहब ने भी मंजूरी दी थी। ये 2019 में एक चेयरमैन साहब लगे और तब PTI की गवर्नमेंट थी, अली जैदी साहब वजीर थे पोर्ट्स एंड शिपिंग के, और उस कैबिनेट में फैसल वाडा साहब भी बैठते थे। तो इनको चाहिए था कि उन 2 साल के अंदर भी इतराज उठा देते और कहते कि जी KPT के मामला ठीक नहीं चल रहे। देखिए, ये अब ट्रेंड बंद होना चाहिए
कि एक हुकूमत का 1 साल कंप्लीट हो रहा है और उस पे इस तरह की इल्जाम तराशी की जाए। फैसल वाडा साहब ने कभी ये तो नहीं कहा कि एफबीआर के अंदर अरबों रुपए बचाए गए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की काविश से 23 अरब रुपया एक दिन में सरकारी खजाने में आया, जो बैंकों का विंडफॉल प्रॉफिट था। जो फेसलेस अप्रेजमेंट का इंपोर्टर्स को फायदा देने के लिए सिस्टम बनाया गया, अरबों रुपए की बचत हुई। जो डिजिटलाइजेशन हुई एफबीआर की, अरबों रुपए की बचत हुई। पूरी ई गवर्नेंस लाई जा रही है, वो जिक्र नहीं किया। देखिए ये 2005 का मामला है वीर साहब, और लैंड की रीलोकेशन 2007 की है, और इस पे हुकूमत का क्या लेना देना। एक ट्रस्ट है, उसका एक चेयरमैन है, उसके एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं। कोई फैसला ना, वजीर की भी मैं समझता हूं इनकॉम्पिटेंस नहीं, वजीर के पास तो फैसला आया ही नहीं, एक बोर्ड ने ये फैसला किया। और देखिए बात बड़ी सिंपल है, एक जमीन थी जो 2005 में अलॉट की गई, उसको समझा गया कि वो नहीं ठीक, एक और जमीन जो है वो अलॉट की गई ईओआई के थ्रू, और जब वो जमीन अलॉट कर दी गई, वो 2005 में अलॉट की गई। अब फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि 2005 में एक बंदा आया, उसने जमीन खरीदी, आप उससे आज की डेट की पेमेंट लें विदाउट गोइंग इनटू मेरिट्स। मैं नहीं कहता कि आज की लेनी चाहिए, तब की ऐसा ही है कि आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, ये आपने मेरे से खरीदी हो 2005 में और आधी पेमेंट की हो, बाकी पेमेंट अभी रहती हो, तो मैं कहूं नहीं मीर साहब, आज का जो प्रॉपर्टी का रेट है आप उस पर मुझे ये बेचें। मैं इसमें जाना नहीं चाहता इस डिबेट में, मगर फैसल वाडा साहब ने सनसनी क्रिएट की। कोई 60 अरब का घपला नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। एक ट्रस्ट ने 2005 में केपीटी ने सॉरी पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने, पीक्यूए ने इस मामले को टेकअप किया 2005 में, और जब पीक्यूए ने इसको टेकअप किया, एक ईओआई के थ्रू किया, फिर 2007 में लैंड की रिलोकेशन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने अप्रूव करवाई। तो मुझे बता दीजिए कि कौन वजीर का इसमें आता है, कौन इसमें जो है। अच्छा तारड़ साहब, क्या तारड़ साहब, फैसल वाडा साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स स्टैंडिंग कमेटी में भी पेश किए हैं, हमें भी दिखाई, उसके मुताबिक जो बोर्ड है पोर्ट कासिम अथॉरिटी का, उसने पिछले साल जुलाई 2024 में ये 500 एकड़ ज़मीन जो है ये 5 अरब रुपए के एवज 50 साल की लीज़ पे दी है। तो वो कह रहे हैं ये मौजूदा हुकूमत के दौर में ये हुआ है। 60 अरब रुपए की जो ज़मीन है वो सिर्फ 5 अरब रुपए में 50 साल की लीज़ पे दे दी गई है। और जब इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बुलाया, तो इजलास बुलाने का जब नोटिस जारी हुआ तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये मामला रिवर्स हो गया। देखिए बात ये है कि ये जमीन कोई दी नहीं गई उस दौर में, एक लिटिगेशन चलती आ रही है 2005 से। वो नया मामला तो नहीं होता कि हमारी हुकूमत में एक नया मामला जुलाई में आ गया। एक मामला 2005 से चला आ रहा है। सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ मामला जाता है, और जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, वो जमीन की खरीदारी नहीं है, वो लीज है। आपको ये पता होना चाहिए कि जमीन की खरीदारी और लीज के रेट में फर्क होता है। अब अगर चले इनकी बात में चले मार्केट रेट ले लेते हैं। लेट सपोज कि जो लीज है वो मार्केट रेट 7 अरब रुपए का है, तो जो लीज एग्रीमेंट हो रहा था वो 4 अरब पे हो रहा था, 4.5 अरब पे हो रहा था। इवन देन प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई किसी किस्म की कोई अप्रूवल, प्राइम मिनिस्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट, मिनिस्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी है, उसका बोर्ड इंडिपेंडेंट है अपने फैसले करने में। तो 2005 के मामले को यह कह दिया जाए कि जी जुलाई में नया शुरू हो गया, नया नहीं था, आउट ऑफ कोर्ट कंटिन्यू कर रही थी। तो फैसल वाडा साहब ने सनसनी क्रिएट की, और बतौर चेयरमैन वो अपनी परफॉर्मेंस जरूर दिखाएं, मगर फैक्ट्स को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरीटाइम है, इसमें आपकी पार्टी के सेनेटर हजरात भी मौजूद हैं, आपके इत्तेहादियों के सेनेटर हजरात भी मौजूद हैं, तो वो कमेटी के इजलास में काउंटर क्यों नहीं करते फैसल वाडा साहब को? देखिए मैं तो समझता हूं कि कमेटी के इजलास में जिस भी पार्टी से जिस मेंबर का ताल्लुक हो उसको तैयारी से जाना चाहिए, वजीर को तैयारी से जाना चाहिए। मेरी स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन की, कल मुझे पीटीवी के एंकर्स पे सवाल किया एक सेनेटर साहिबा ने, मैंने भरपूर जवाब दिया कि अगर हम एंकर्स लाएंगे किसी भी चैनल पे, मार्केट बेस्ड सैलरीज पे लाएंगे, उनका हक बनता है, और उनको ये आजादी देंगे कि वो जिस मर्जी गेस्ट को बुलाना चाहें वो बुलाएं। तो ये मैं समझता हूं कि फैसल वाडा साहब को चाहिए था थोड़ा होमवर्क बेहतर कर लेते, और ये इस हुकूमत का कुछ सच्चा तो क्या, कुछ झूठा स्कैंडल भी नहीं आया, बता देते कि 2005 से चल रहा है, और सेटलमेंट जो है वो 2024 में बोर्ड ने करने की कोशिश की, हुकूमत का उससे कोई लेना देना नहीं था। इवन देन मैं इसके एक एक शिक पे जो है वो जवाब दे रहा हूं, और हुकूमत की जो अच्छी काविशें होती हैं, जो अरबों रुपया बैंक से लिया गया, एलीट क्लास से लिया गया, बड़े बिजनेसमैन थे उनसे लिया गया, और गरीब आवाम पे वो खर्च किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने वो पेन ली तो वो आया, तो उसको सराहना भी चाहिए उसके साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ थे।
एक वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े से पहले मैं एक और मामला है उसको भी नाजरीन आपके और हुकूमत के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि कल पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियों के उसातिज़ा हैं वो यौम स्याह मना रहे हैं, और इस सिलसिले में फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जो है वो कल लाहौर में एक मुज़ाहरा कर रही है, क्योंकि जो रिसर्च ग्रांट है उसातिज़ा की उस पर जो 25% टैक्स की छूट थी वो ख़त्म कर दी गई है। और एक इसके साथ ही जुड़ा हुआ मामला है, और वो ये है कि इस्लामाबाद में 3 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वहाँ पर जो टीचर्स और दीगर स्टाफ है उसको तनख्वाहें वक्त पे नहीं मिल रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जी? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यानी बानी पाकिस्तान के नाम पे कायम यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसके अलावा पंजाब में भी 3 यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ पर भी तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, और बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है। इस्लामाबाद और पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की भी कई यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वहाँ पर उसातिज़ा को और दीगर स्टाफ को वक्त पे तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो हम अगर दहशत गर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं तो वो मुकाबला उसी सूरत में होगा कि अगर हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे सही तरीके से दर्स व तदरीस का अमल जो है वो चलता रहेगा। अगर यूनिवर्सिटियां जो हैं वहाँ पे किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फ़ायदा किसका होगा? दहशत गर्दों का। ये एक ऐसा इशू है जिसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे आज। हमारे साथ मेहमान होंगे खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से, उनसे बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। और अब हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर में शौकत यूसुफजई साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के साथ है। तो हमने इन दोनों मेहमानों को दावत इसलिए दिया कि एक का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, दूसरे का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, और एक रमज़ान अल मुबारक के शुरू होते ही दोनों सूबों में दहशत गर्दी की एक नई लहर जो है उसका आगाज़ हो गया। शौकत यूसुफजई साहब, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब के साथ, और उनको हमने कहा जी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं अली मीन गंडापुर साहब, वो कहते हैं जी कि अफ़गानिस्तान के साथ दहशत गर्दी के मसले पर बातचीत होनी चाहिए। उनका कहना है जी कि ये आपका मामला नहीं है, ये आप वजारत ख़ारजा पे छोड़ दें, आप सूबे में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर फोकस करें। तो आप ये समझते हैं कि ये अमन व अमान जो है एक सूबाई मसला है, और जो आपकी हुकूमत है उसको ख़ारजा अमूर में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, अल्लाह इनको अक़ल दे। ये कोई कराची जैसे कोई कार स्नैचिंग या बाइक स्नैचिंग या इस तरह का मसला नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये दहशत गर्दी है, और ये 15, 20, 25 साल हो गए, जब हम तो इसमें जवान हो गए, हमें देख रहे हैं कि दहशत गर्दी हो रही है, और फिर ये भी पता है कि कहाँ से हो रही है। जब ये सारे मामलात का पता हो तो फिर आपका वज़ीर दाखिला क्या कर रहा है, फिर आपकी वजारत ख़ारजा क्या कर रही है, ये तो खुल्लम खुल्ले नालायकी है और नाअहली तस्लीम कर रही है गवर्नमेंट। देखिए, हमने सिर्फ फ़ौज को छोड़ा हुआ है कि जी आप लड़ें, वो तो रोज़ाना शहादतें दे रही हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उसके साथ साथ आवाम भी दे रही हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे भी दे रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ का पता है, और आप देखें कितना अरसा हो गया इस हुकूमत को कायम हुए, अफ़गानिस्तान में हुकूमत बने हुए, अब तक क्या पेशरफ की है, इन्होंने क्या बातचीत की है, आवाम को बताएं ना ज़रा, क्यों नहीं हो रही है इस पर बातचीत। और सिर्फ ब्लेम गेम के जी आप अमन व अमान का नाम दे के जी सूबाई हुकूमत नाकाम होगी, फिर तो बलूचिस्तान में तो रोज़ाना हो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, उस पर खामोशी, उस पर कोई बात ही नहीं होता जी वो दहशत गर्दी हो रही है। यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल को टच किया जाता है, वहाँ पे कहते हैं दहशत। तो दोनों सूबों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मेरे ख्याल से इस पर एक फुल टाइम वज़ीर दाखिला की ज़रूरत है, एक फुल टाइम ज़रूरत है कि इंगेज किया जाए अफ़गानिस्तान को। अगर नहीं करना चाहते मुज़ाकरात तो ना करें, कोई दूसरा हल बताए ना। खामोशी इख्तियार करने से क्या मतलब है? सूबाई हुकूमत ने तो यहाँ तक कहा है कि जी अगर आप चाहें तो हम बात कर लें, अगर आप नहीं करना चाहते, अगर नहीं करना चाहते तो पॉलिसी बता दें। तो आपकी पॉलिसी सामने आ नहीं रही है। आपके खारजा पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट नो कि वो तो सिर्फ वो भी इसी पे लगा है कि जी हमारी तरक्की हो रही है। कौन सी तरक्की हो रही है इस मुल्क पे? खुदा के लिए क्यों लोगों को धोखे में रखा है? महंगाई 23 से 1.5 पे कहाँ से आ गई? आप जाके देखें ना, आवाम रुल रही है। अच्छा, महंगाई पे बात कर लेते हैं, टेंशन डाइवर्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। लेकिन पहले जरा इस इशू को जरा निपटा लें। कामरान मुर्तज़ा साहब, बलूचिस्तान में भी अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। अब तो कोयटा शहर जो है वो भी काफ़ी गैर महफूज हो गया है।
आप ये नहीं समझते कि आप सेनेट के मेंबर हैं तो इस पे पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में खुल के बहस होनी चाहिए कि ये जो लड़ाई है, इसको, ये जो दहशतगर्दी की नई लहर है, इसका मुकाबला कैसे किया जाए? मैं रिपीटेडली इसमें रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और जितना मुझे टाइम मिलता है ज़बरदस्ती लेना पड़ता है टाइम भी, और उसमें बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे भी बात कर चुका हूँ और उनको कहा है कि 1-2 दिन आप बलूचिस्तान के ऊपर रखें और इसमें डिबेट करें कि क्यों इस तरह के हालात हैं। मगर हम उस हालात को डिस्कस भी नहीं करना चाहते। हाउसेस का, दोनों हाउसेस का ये हाल है इस वक्त, और इस तरह से अगर चलाना है तो इस वक्त आपके जो बलोच अजला हैं वहाँ पे आपके यहाँ रेट जो है ना सरे शाम ख़त्म हो जाती है। दिन में भी ख़ास नहीं है, मगर रात को तो बिल्कुल आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आप देख लीजिए आपके एमपीए के साथ क्या किया उन्होंने। और इस तरफ जब आप वापस आते हैं इस्लामाबाद आने के लिए इसमें डेरा इस्माइल ख़ान के रास्ते से, तो भी जो है शाम को नहीं आ सकते। वहाँ पे भी जो है ना अब हम ट्रैवल नहीं कर सकते, इवन पश्तून अजला में भी। तो ये हमारे साथ मसला है। कोयटा के अंदर जो है ना, कोयटा शहर के अंदर मेन कोयटा से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के ऊपर रोज़ जो है ना कोई दस्ती बम, कोई राकेट, ये रोज़ की बात। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने आज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि जी आपने एक दाइश का दहशतगर्द शरीफुल्लाह पकड़ कर हमारे हवाले कर दिया। तो अगर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ये बातचीत हो रही है, दहशतगर्दी के मसले पे ताउन हो रहा है, तो अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत की राह में रुकावट क्या है? रुकावट इनकी अना है। मौलाना साहब गए थे और मौलाना साहब ने कुछ माहौल जो है वो बना के इनको दिया था और सारी बातें बता भी दी थी, और आगे बात अब रियासत ने बढ़ानी थी। अब रियासत या तो बढ़ाना नहीं चाहती है, किसी और के जो है पेज पे है। जिस तरह से अब आप इंग्लैंड में भी थे कुछ दिन पहले, और अब अमेरिकन का जो है वो शुक्रिया का वो आ गया, पैगाम आ गया। और ये अगर हम किसी और का कोई मामला तो नहीं खेल रहे अफ़गानिस्तान में। अब वो 7 बिलियन वाले असले की भी बात शुरू हो गई है। ट्रंप साहब बात कर रहे हैं कि जी हम असला छोड़ आए थे, तो अब वापस असला लेने की आपके ख्याल में जो अमेरिका ने असला अफ़गानिस्तान में छोड़ा है, क्या वो वापस नहीं होना चाहिए अमेरिका को, क्योंकि वो असला तो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है? वो उस वक्त जब अमेरिका ने असला छोड़ा था तो उस कतर के मुज़ाकरात के नतीजे में छोड़ा था ना। तो फिर छोड़ने की वजह अचानक तो नहीं कि अचानक भाग आए थे उधर से। तो जब उधर मुज़ाकरात के नतीजे में छोड़ा था तो वो ले के जाना चाहिए था। वो छोड़ा गया, उसकी कोई वजह होगी। वजह ये होगी कि पाकिस्तान में या आसपास के ख़त्ते में, पूरे ख़त्ते में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए या मुस्तकिल रहे। अब उस असला लेने के बहाने जो है ना वो फिर मुदाखलत की राह हमवार की जाए। तो ये जो कुछ भी है ये प्री प्लान्ड है, ये मैनेज्ड है, अरेंज्ड है। असला छोड़ा जाना भी, असले का वापस मांगना भी पाकिस्तान में यकीनन इस्तेमाल हो रहा होगा, मगर छोड़ा गया तो ये ऐसे कोई बच्चे थे ये छोटे के जो छोड़ के आ गए, पेन गरबू लाए। अच्छा शौकत यूसुफ साहब, ये हम देख रहे थे कि अमेरिका में बड़ी लॉबिंग की जा रही थी कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, उस पर कोई उनकी कांग्रेस में डिबेट हो, और कोई बिल भी जो है वो जो विल्सन लाना चाह रहे थे। लेकिन अब तो ट्रंप साहब ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया है। तो आपके ख्याल में इस शुक्रिया की कोई अहमियत है? नहीं, देखिए ये तो एक दुनिया को बताने के लिए भी है, और दूसरा एक जो अगर परफॉर्मेंस दिखाई है तो वो तो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने दिखाई है ना। और लेकिन ये कि एक ऐसे मौके के ऊपर जब इतना बड़ा वाक़या हो जाता है कोड़ा खटक में, और फिर उसके बाद ये वाक़या हो गया बनू वाला, तो मेरे ख्याल से इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसको फोकस करना होगा, क्योंकि ये बदकिस्मती है कि हमने नेक्टा बनाया और फिर हम कहते जी वो क्या था, नेशनल एक्शन प्लान बनाया। ये सारी चीज़ें हमें उस वक्त याद आ जाती हैं जब मुश्किल वक्त आ जाता है, इस तरह की सूरत हाल बनती है। एक्चुअली हमें इस पर पूरा काम का हमें दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई इस खत्े में। ये कोई कहे कि ना कि जी हमने ख़त्म कर दी और आप चैन से बैठे, मेरे ख्याल से वो जो 3 साल थे इमरान खान का दौर था, वही अमन हमने देखा। इसके अलावा तो 15-20-25 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, ये खिता किसी न किसी सूरत में वो मुतासर है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल देखें ना, गवर्नमेंट जो है वो उस पर इल्ज़ाम लग रहा है अफगान गवर्नमेंट के ऊपर कि जी वो मुलविस है उसमें, वो तो फिर बात क्यों नहीं की जा रही?
और क्या ये इंटेलिजेंस कितना बड़ा फ्लेवर इसमें आपको नज़र आएगा ना कि 2 गाड़ियाँ आती है कैंट के एरिया में, तो वैसे भी कोई सुजुकी भी नहीं जा सकती है बगैर तलाशी, लिए कितना मुश्किल होता है, लोगों को शनाख्ती दिखाना पड़ता है, तो 2 गाड़ियाँ कैसे चली गई, इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। लैब्स तो हुआ है, नहीं तो आपकी हुकूमत है ना, देखिए ना सूबे में आपकी हुकूमत है, तो बन्नू में अगर बारूद से भरी गाड़ियां जो हैं वो तमाम नाके तोड़ के और पहुंच जाती हैं कैंट के एरिया में और वहां जाके ब्लास्ट भी कर देती हैं, तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की भी है ना। बिल्कुल, मैं ये देखें हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन देखें जो बॉर्डर से जब चीज़ें आने लगती हैं और हम ये कहें कि नहीं अब सूबा जिम्मेदार है, बॉर्डर पे भी सूबा रोके और अंदरूनी तौर पे भी सूबा रोके, तो देखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त बदकिस्मती से जो इस वक्त पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम है मुल्क के अंदर, वो सारा फोकस जो है ना वो पीटीआई को क्रश करने के लिए, अब ये फोकस जो है ना अफ़गानिस्तान की तरफ होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अगर बातचीत नहीं करना चाहिए तो कोई और पॉलिसी बता देना, ये ताने तो ना दे कि जी ये तो तालिबान हामी है फलां है। एक वक्त था जब हम चाहते थे कि मुज़ाकरात हो जाए और वो सब सारी दुनिया ने तस्लीम किया था कि जी सही बात थी। अगर आप नहीं करना चाहते मुज़ाकरात तो कोई और काम करें, लेकिन कर देना। किसके सहारे पे आपने छोड़ा है ये सूबा, किसके सहारे पे छोड़ा है बलूचिस्तान, किसके सहारे पे छोड़ा हुआ है? सिर्फ ये कि आपने फ़ौज से कहा जी लड़े आप, वो तो बेचारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो वो भी तो आखिर किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, तो सिर्फ कुर्बानी शहादतें लेने से तो मसला हल नहीं होगा। मसला ये है कि आप उस चीज़ को रोकते क्यों नहीं है? आपने ज़ख़म बना दिया, उस पर पट्टी बांध के आप उसको फिरा रहे हैं और ज़ख़म ख़राब होता जा रहा है। ये इस पर खामोशी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नेगलिजेंस है वफाकी हुकूमत का, क्योंकि हम बातचीत के लिए बात करते हैं तो कहते हैं ये मुदाखलत कर रहे हैं। हम चलो मुदाखलत नहीं करें, आप करें। आप तो जाए ना, आपका वज़ीर दाखिला कितनी मरतबा काबुल गया है, आपका वजारत खारजा जो है वो कितनी दफ़ा काबुल गए हैं, क्यों नहीं गए? आप अपने हमसाये को बदल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। आप ये बड़ी अजीब सी बात है कि जहाँ से आपका मसला पैदा हो रहा है उसको आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप अमेरिका कितना दूर बैठा हुआ है उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं, तो अच्छा। मुझे तो समझ नहीं आ रही है। फिर आप सूबे को देखें, एक वक्त ऐसा था जब ये फाटा जो था, ये जो हमारे बग़ैर तनख्वाह के जो सिपाही बने हुए थे, इनकी वजह से काफ़ी एक बफर जोन कायम हुआ था। आपने ख़त्म करके उसको सूबे में शामिल कर दिया। अच्छा, जब शामिल कर लिया तो अब NFC अवार्ड ख़त्म हो गया, अब उस पर आप खामोश हैं। NFC अवार्ड ये एक्सटेंड होगा जी, क्यों एक्सटेंड होगा भाई? फिर 2000 अरब रुपए सूबे के बकायात वफाक के ऊपर आप नहीं दे रहे हैं, तो एक सूबा इतने मुश्किल में है, आप हर चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं, हर चीज़ में उसको नीचे दिखा रहे हैं, तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये सिर्फ ऑपरेशनों से मसले हल नहीं होंगे, आपको दो टूक बात करनी होगी। कामरान मुर्जा साहब, बलूचिस्तान में तो PTI की हुकूमत नहीं है, वहाँ तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और कुछ दीगर जमातों की एक मखलूत हुकूमत है, वहाँ पे क्या मसला है? मसला जो बुनियादी मसला जो है ना, लोगों को राइट्स के न देने, क्या मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना आर्टिकल 4 के इन्फोर्समेंट का मसला है। मेरे साथ जो सलूक करें कानून के मुताबिक करें। आप मुझे उठा के ले जाते हैं, आप मुझे मार देते हैं, अब उससे ज़्यादा जो है ना कुछ तरक्की भी कर ली है, जलाने का अमल भी शुरू हो गया है। तो जब ये अमल जारी रहेगा तो फिर अमन कभी भी नहीं आएगा। ये आज की जो ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान की वो यूथ पे है, 65 से 70% जो है, ये 65 मेरे ख्याल 65% जो है यूथ है, और वो यूथ जो है वो सारी आपके अगेंस्ट है। फिर उसके ऊपर आपने जलती पे तेल ये डाला कि इलेक्शन जो है ना वो फज कर लिए। अब आपका रिप्रेजेंटेटिव भी कोई नहीं है, जितने लोग बैठे हैं उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी नहीं है। वो प्रेफर करेंगे कि कोयटा में बैठे रहें, अपने इलाकों में जाने जोगे नहीं है। आपने एक देख लिया कि तबलीग पे एक MP हमारे साहब गए हुए थे और उनको डिसआर्म किया। तो ये जब इस तरह के हालात होंगे, आप इस तरह से मैनेज करेंगे तो फिर आपसे चीज़ें दूर जा रही हैं, आपके हाथ से निकल रही हैं। अच्छा, एक कुछ और भी इश्यूज़ हैं, मैंने उसका पहले भी जिक्र किया है कि मसलन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कुछ आला तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पे उसातिज़ा जो हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। मसलन खैबर पख्तूनख्वा में ज़रई यूनिवर्सिटी पेशावर है, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी है, बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसदा है। बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा है, सरदार बहादुर खान वेमन यूनिवर्सिटी कोयटा, लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मेरीन साइंसेज, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुसदार। इन यूनिवर्सिटियों के उसातिज़ा को वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती।
जब उसातिज़ा को तनख्वाह वक्त पे नहीं मिलेगी तो वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे क्या? ये एक ऐसा मामला है कि जिसको मीडिया भी नज़रअंदाज करता है। तो इस पे बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। शौकत यूसुफजई साहब, पंजाब में भी कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ पे भी उसातिज़ा को वक्त पे तनख्वाह नहीं मिल रही, बल्कि लाहौर में तो कल टीचर्स जो हैं, यूनिवर्सिटियों के उसातिज़ा जो हैं वो मुजाहरा भी कर रहे हैं। आपके सूबे में 4 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जहाँ पे वक्त पे तनख्वाह नहीं मिल रही, इसकी क्या वजह है? देखिए ये सब बदकिस्मती है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैं ख़ुद पढ़ा हूँ, लेकिन हमारे उस दौर में टिपान प्रोजेक्ट आया और उसने धड़ाधड़ हमारी बिल्डिंगें बनती रही और एक्सपेंशन होती रही, और यहाँ तक एक्सपेंशन हुआ कि उसके अपने अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि पूरा एक बल्दियाती जो चेयरमैन होता है तहसील, उसके बजट से बराबर होता है। तो ये कई दफ़ा, चूँकि मैं ख़ुद भी उसका मेंबर भी रहा हूँ सिंडिकेट का, उसमें तो उसमें कोशिश ये की गई कि अखराजात को कम किए जाएँ और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च वगैरह हैं और सिर्फ उसके लिए अखराजात किए जाएँ, बाकी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा कम किया जाए। लेकिन अब तो काफ़ी बेहतर हो गई है, अब वो चीज़ नहीं है जो पहले बहुत ज़्यादा इशू था। अब इंशाअल्लाह ताला इस पर पिछले दिनों भी कुछ पैसे रिलीज़ किए हैं, लेकिन एक मुस्तकिल हल चाहिए इसका, नो डाउट, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ धड़ाधड़ बनती जा रही हैं, एक दूसरे को ताने मिल रहे हैं कि जी आपने कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, वो कह रहे हैं हमने इतनी बनाई। लेकिन उसका जो बेसिक चीज़ है कि उसकी सर्वाइवल है, उसको कैसे आपने फंडिंग कैसे करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से, और इस पर कोई कमेटी बन गई है हमारी। अच्छा। वो इस चीज़ को देख रही है, इंशाल्लाह सुबह में ये मसला अब हल हो जाएगा इसका। अच्छा जी, कामरान मुर्जा साहब, बलूचिस्तान में तो यूनिवर्सिटियाँ वैसे ही कम हैं, और जो हैं वहाँ पे तनख्वाह नहीं मिल रही। वो वजह मैं बताता हूँ, तालीम हमारी तरजीह ही नहीं है। जब तालीम तरजीह नहीं होगी तो फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब सारा उसमें जो हमने जब अभी तक शायद मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, आपको भी याद होगा, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये तय किया था कि एक सर्टन परसेंटेज जो है वो एजुकेशन के लिए हम रखेंगे अगर कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में आई। तो उसके बाद जो भी गवर्नमेंट में पार्टी आई है उसने कभी वो जो अमाउंट हमने तय की थी वो कभी जो है ना वो हमने तालीम के लिए नहीं रखी। ये एक बात। फिर अब ये सूबाई हुकूमत को जो उनको वो देना होता है उनकी तो वो उनको फ़ंड पूरे नहीं दे रही। हमारी हर यूनिवर्सिटी हर 2-4-6 महीने के बाद उसके तमाम इस्ताद जितने हैं वो स्ट्राइक पे होते हैं, यूनिवर्सिटी बंद होती है, कभी बच्चे नहीं आते, कभी उस्ताद नहीं आते, और उसके बाद जो है ना ये एक अजीब सा चक्कर है जो चलता रहता है। HEC ने एक सर्टन परसेंटेज देनी होती है। HEC को जो अमाउंट आज से 10 साल पहले मिलती थी यूनिवर्सिटियों की, आज भी वही मिलती है। यूनिवर्सिटियाँ बढ़ गई, बच्चे बढ़ गए, स्टूडेंट बढ़ गए, उस्ताद बढ़ गए, पेंशन के मसाइल बढ़ गए, मगर वो जो 10 साल पहले जो पैसे थे वो उसी में उसने तमाम यूनिवर्सिटियों को वो ग्रांट एंड एड वगैरह। देखिए बलूचिस्तान में सिर्फ एक वुमेन यूनिवर्सिटी है, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी कोयटा, ठीक है जी। तुरबत से लेके और खरान तक बच्चियाँ हैं वो इसी यूनिवर्सिटी में जाती हैं। तो यहाँ पे भी अगर टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फिर ये बच्चियाँ कैसे पढ़ेंगी? वो बच्चियाँ फिर वो अल्टीमेटली ये कि टीचर स्ट्राइक पे होते हैं, बच्चियाँ यहाँ हॉस्टल में बैठी रहेंगी और पढ़ाई नहीं होगी। आपने कभी सेनेट में ये इशू डिस्कस किया? कभी ये कई दफ़ा हो चुका है ये। अच्छा। बिल्कुल मैंने खुद रेज़ किया क्योंकि ये बलूचिस्तान का मसला है, तो ये इसको हमने कई दफ़ा रेज़ किया, सादिक संजरानी साहब के दौर में किया है और ये रिपीटेडली डिस्कस होता रहा है, कमेटीज़ में डिस्कस किया है। अभी ये इसको कमेटी में लिया हुआ था, अभी हमने चंद दिन पहले भी जो है ना एजुकेशन। तो इस मसले का हल HEC के पास है? HEC के पास है, सूबाई हुकूमत के पास है और फेडरल। लेकिन आप देखें ना कि HEC जो है वो तो इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी उसातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही टाइम पे, 2-3 महीने की तनख्वाहें नहीं मिल रही। उसका जो मेन रीज़न ये है कि चूंकि एजुकेशन हमारी तरजीह नहीं है, हम उसको वो पैसे दे रहे हैं HEC को जो 10-15 साल पहले दिया करते थे। अब उसमें जो है ना वो मुमकिन नहीं है कि तनख्वाहें बढ़ गई हैं। चले शौकत यूसुफजई साहब, आप बताएं ना, आप कह रहे हैं कि हमने एक कमेटी बना दी है, मसला हल हो जाएगा, तो थोड़ा सा बताएं कौम को कि आपने ये मसला कैसे हल किया ताकि बलूचिस्तान और पंजाब भी आपसे कुछ सीख लें। देखें, ये जो आपने HEC की बात की, पहले मैं उस पर बात करता हूँ, क्योंकि देखें HEC जो थी ना वो पहले यूनिवर्सिटियों को सपोर्ट करती थी, अब उन्होंने एकदम हाथ खींच लिया है। ये जो ज़्यादा बहरान पैदा हुआ इस वजह से भी हुआ है
कि वफाक जो है वो HEC जो है वो आप बिल्कुल यूनिवर्सिटियों को, अपनी मर्ज़ी वाली यूनिवर्सिटियों को सपोर्ट करेगी, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ उनको बिल्कुल उन्होंने सपोर्ट करना छोड़ दिया है। तो वो जो सारा बर्डन था वो सूबाई हुकूमत के ऊपर आ गया है। और हाल तो यही है, देखें आपने जो यूनिवर्सिटियाँ बनाई है उनको चलाना तो है हर सूरत में, आपने बजट भी बनाना है, बजट में भी रखना है, लेकिन मसला क्या होता है, हमारा बजट बनता है तो हम तो सारा डिपेंड करते हैं वफाक के उसके ऊपर। जो हमारी सारी रिसीविंग होती है वो तो ज़्यादातर जो है ना वो वफाक से आती है। इस वक्त भी तकरीबन 2000 अरब रुपए हमारे वफाक के ज़िम्मे हैं। वफाक नहीं दे रही, NFC अवार्ड नहीं कर रही, नहीं उस पुराने NFC अवार्ड पे हम चलेंगे तो फिर देखें ना, अब फाटा हमारे साथ आ गया तो क्या फाटा को हम इसी तरह छोड़ दें? वहाँ हम कोई तालीमी इदारा नहीं बनाएंगे। हमें ताना तो मिलता है कि जी आपको हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग हो रही है उसमें हम आपको 1% दे रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा नुकसान कितना हो रहा है। ठीक तो है। वो सारी चीज़ें मिला के मेरे ख्याल से वो सूबाई हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का जो इंटेलिजेंस जो कोऑर्डिनेशन है ये बेहतर किया जाए इस हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, और ये जो वसाइल के तकसीम है ये दुरुस्त किया जाए। वफाक से अगर वसाइल की तकसीम दुरुस्त हो जाए सुबह तक सारे साल बजट बन जाता है, हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने बजट के अंदर कि हमें इतना पैसा मिलेगा वफाक से, मुख्तलिफ डिविजिबल पूल से, NHP के रॉयल्टी से, लेकिन वो मिलता नहीं है, वो रुक जाता है। जब वो रुकता है तो फिर यहाँ चीज़ें सफ़र हो जाती हैं। अब हर साल, चूँकि मैं खुद 9 साल रहा कैबिनेट उसमें, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी इस तरह रह जाती है सूबों में। हो सकता है बलूचिस्तान का भी ये इशू हो कि वफाक रिलीज़ नहीं करती है, वफाक पैसे नहीं देती है। तो जब इतना मुश्किल हालात में भी हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं कि हमें कुरम जैसा मसले का सामना है, हमें दहशतगर्दी का सामना है, हमें यूनिवर्सिटियों का सामना है, आपको पैसे मिलते उसके बावजूद हमें आपको पैसे मिलते नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब के सूबे में क्या होता है जी? जी पैसे हम वापस करते हैं वफाक को, आप वापस कर देते हैं? हम वापस करते हैं, हम इतने ताबेदार बच्चे हैं। नहीं तो क्यों आप ये यूनिवर्सिटियों के जो टीचर्स हैं इनकी तनख्वाहें क्यों? आप पूछें ना ज़रा किसी से पूछें इसको कि आप पैसे हर साल के बाद वापस चले, आप ये वक्त मिला तो ये तो मैं वज़ीर आज़म साहब से पूछ सकता हूँ, और तो मैं किसी से नहीं पूछ सकता। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया आपका जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब और शौकत यूसुफ ज़ई साहब। देखें मसला, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, एक्नॉलेजमेंट होगी पाकिस्तान की एफर्ट्स की। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है इसका अगर आपने मुकाबला करना है तो इसके लिए पाकिस्तान में आपको जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसको मजबूत करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं उनको तनख्वाहें तो दें। अगर आप उनको तनख्वाहें नहीं देंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटियों में नहीं जाएंगे, और अगर वो यूनिवर्सिटियों में नहीं जाएंगे तो किसके हाथ मजबूत होंगे? दहशतगर्दों के। बस इतना ही आपको बताना था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।